नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मुहिम है वो कुछ तो रंग ला रही है। इसका ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। हाल ही में जो विभिन्न सोशल मीडिया हैं, समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से जो खबरें प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं, उसके कुछ अंश हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले दिखाना चाहेंगे। तो आप देखिए कि ये क्या खबरें प्रकाशित और प्रसारित हो रही हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको ये दैनिक जागरण जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, उसकी हेडलाइंस क्या है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने पर विचार। इसी के साथ दूसरी खबर यह है, एनपीएस के बदले सुनिश्चित पेंशन योजना पर विचार कर रही है सरकार। तो ये कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो इन खबरों के आखिर क्या मायने हैं? साथियों, आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उनके द्वारा अभी हाल ही में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था, जो कि पेंशन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी और अपनी जो आख्या है वो केंद्र सरकार को भेजेगी। तो जो ये कमेटी थी, इसका कार्य ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का नहीं था। इसका कार्य केवल एनपीएस में जो खामियां हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं एनपीएस से आच्छादित, वो इसकी खामियों से जो प्रभावित हो रहे हैं वो कम से कम प्रभावित हो खामियों से, और इनका लाभ अधिक से अधिक मिल पाए। तो संभवतः जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसका जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार के पास जुलाई अगस्त माह में पेश कर दिया जाएगा। तो इसके कुछ पहलू सामने निकल के आए हैं, जो हमने आपको विभिन्न न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, उनकी जो कटिंग्स हैं उसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब जो अभी हमने न्यूज़ पेपर्स की जो आपको कटिंग दिखाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अंतिम बेसिक का 45% तक या फिर 40% तक सुनिश्चित किया जाएगा जो पेंशन का प्रावधान होगा एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पर 45% तक। तो ये जो तक शब्द है, इसमें आप समझ सकते हैं तक में एक्यूरेट 45% नहीं आता। जिस प्रकार हम इनाम की राशि कोई रख देते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के समय कि 40,000 रुपये तक, जबकि 40,000 रुपये तक में 1 रुपये भी आ सकता है, 20 रुपये भी आ सकता है, 20,000 रुपये भी आ सकता है और 40,000 रुपये भी आ सकता है। सेम ये वही प्रोसेस अपना रहे हैं कि 45% तक। तो जो ये शब्दों का फेर खेला गया है 45% तक या 40% तक, इसके फेर में अभी हमें नहीं पड़ना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते कि एक्यूरेट 45% तक ही होगा। दूसरा कि ओपीएस में कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन हमसे नहीं लिया जाता है, जबकि एनपीएस में हमारे बेसिक और डीए का 10% अभी भी लिया जाएगा और ये पैसा कॉर्पस फंड में एकत्रित होगा जहाँ तक हमें जानकारी है, और उसके बाद ये पैसा रिटर्न भी नहीं मिलेगा जब आपकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। इस पैसे के आधार पे ही आपके पेंशन का निर्धारण होगा, जो कि अंतिम बेसिक का 45% तक या 40% तक होगा। अब जो ये 45% तक या 40% तक शब्द बोला गया है, इसके भी कई मायने हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपका सेवा काल कम है, आप एनपीएस में हैं लेकिन आपका सेवा काल कम है, तो उस हिसाब से आपके अंतिम बेसिक का 30% भी बना सकते हैं। जिसका सेवा काल थोड़ा ज़्यादा है वो 35%, फिर 40%, 45% मैक्सिमम लिमिट रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर संभावना बन रही है कि ये इस प्रकार के अभी इसमें नोटिफिकेशन आ सकता है। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जो ये प्रस्ताव अब लॉन्च होने वाला है, इसमें जो 45% तक आपको आपके अंतिम वेतन का पेंशन मिलने का प्रावधान है, उसमें कहीं भी डीए का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि आपको बिना डीएनएस अलाउंस के ये पेंशन मिलती रहेगी। ये फिक्स पेंशन होगी। मान लिया आपका अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है सेवानिवृत्ति के समय, जब आपकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होती है तो उसका 45% 45,000 रुपये आपको फिक्स प्रतिमाह पेंशन मिलेगी और इसमें कहीं भी डीए का कोई प्रावधान नहीं है। साथियों, डीएनएस अलाउंस की जहाँ तक बात है महंगाई भत्ते की, तो महंगाई भत्ते की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि महंगाई भत्ते की सबसे पहले शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और इसको उस समय डीएनएस फूड अलाउंस का नाम दिया जाता था, खाद्य महंगाई भत्ता। इसके बाद सन 1972 में मुंबई से यह शुरुआत हुई डीए देने की। इसके पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान समय तक भी प्रति 6 महीने में डीए की घोषणा की जाती रहती है। तो ये महंगाई की दर को देखते हुए की जाती है। किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए रुपए की क्षमता कितनी कम हो गई है, उसको देखते हुए ये डीए की घोषणा की जाती है।
तो साथियों, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जो महंगाई बढ़ती है वो केवल ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों के लिए ही बढ़ती है या फिर माननीयों के लिए ही बढ़ती है? क्या एनपीएस वाले एक फिक्स राशि में जीवन भर एक फिक्स राशि में गुजारा कर सकते हैं? क्या महंगाई उनके लिए नहीं बढ़ती है? क्या वस्तुओं के मूल्य उनके लिए नहीं बढ़ते हैं, केवल ओपीएस वालों के लिए ही बढ़ते हैं? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसमें कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आता है। हम एक तरफ मांग करते हैं एक देश एक विधान की, वहीं पे यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साफ नज़र आता है ओपीएस वर्सेस एनपीएस को लेके। इसके अलावा स्वराज न्यूज पोर्टल एक वेब पोर्टल है, इसके द्वारा भी एक न्यूज प्रसारित की गई थी कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार की बात थी। साथियों, आपको ध्यान होगा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने गारंटेड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है और इसमें अंतिम बेसिक का आपको 50% भी दिया जाएगा, लेकिन कॉर्पस फंड में आपका पैसा एकत्रित होगा जो कि 10% बेसिक प्लस डीए का होगा। तो यहाँ पर भी ये बाध्यता नहीं है कि आपका अंशदान नहीं कटेगा आंध्र प्रदेश में। तो केंद्र सरकार इसी प्रकार की संस्तुति प्रत्येक राज्य में भेज सकती है कि वे हाइब्रिड पेंशन योजना, आपने हाइब्रिड बीज सुना होगा अभी तक, लेकिन हाइब्रिड पेंशन योजना का भी प्रावधान करे। कहने का मीनिंग ये है साथियों कि केंद्र सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एज इट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं लग रही है। वो इसमें एनपीएस में संशोधन करके कुछ ना कुछ बदलाव करके इसको आपके सामने पेश करना चाहती है। तो हो सकता है वित्तीय जो संसाधन हैं उनका हवाला भी दिया जा रहा हो कि देश की आर्थिक वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, देश कंगाली के दौर पे चले जाएगा, जैसा कि ये पिछली बार से कहा जाता रहा है। तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एज इट इज़ ओपीएस स्कीम जो है वो बहाल करने वाली नहीं है। अभी हाल ही में जो कुछ चुनाव हुए थे अन्य राज्यों में, उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया था और उसके तहत तख्ता पलट भी हो गया था, सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो। कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उन्होंने अपने एक बयान में स्वीकार किया कि हमारी हार का एक प्रमुख वजह ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी था। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा भी यह बयान दिया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण ही हमें हार का सामना करना पड़ा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक गंभीर मुद्दा होता जा रहा है, कई राज्यों ने इसको बहाल भी कर दिया, पुनः बहाल। तो एक स्थिति ये भी बन रही है कि जब कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया है अपने जो राज्य के संसाधन हैं उसके चलते हुए, तो क्या केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को अन्य राज्यों के कर्मचारी मानेंगे? क्योंकि एक कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी गई है एनपीएस में और इसको आपके सामने फिर से पेश किया जा रहा है कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद। तो ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को अन्य राज्यों के कर्मचारी, शिक्षक या अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम या फिर गारंटेड पेंशन स्कीम या फिर अब हाइब्रिड पेंशन स्कीम का नाम जिसको दिया जा रहा है कॉस्मेटिक सर्जरी करके एनपीएस को, उसमें मुख्यतः क्या अंतर है? यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जो भी साथी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं उनका जीपीएफ अकाउंट होता है। जीपीएफ अकाउंट के तहत वो अपने मासिक किस्तें कटवा सकते हैं और लोनिंग भी ले सकते हैं उन रुपयों के अगेंस्ट। जबकि एनपीएस हो गया या गारंटेड पेंशन स्कीम हो गया या अपकमिंग हाइब्रिड पेंशन स्कीम हो गया, इसमें कहीं भी जीपीएफ अकाउंट का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो डीए की घोषणा होती है, डीएनएस अलाउंस होता है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ लिंक होता है, जबकि एनपीएस, जीपीएस या हाइब्रिड पेंशन स्कीम के साथ डीए का कोई भी लिंक नहीं होगा। तो दूसरा ड्रॉबैक ये नज़र आता है। तीसरा ड्रॉबैक ये नज़र आता है कि जो साथी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा सकते हैं, पेंशन की बिक्री करा सकते हैं। यदि उन्हें गृह कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता है तो अपनी पेंशन का कुछ परसेंटेज कम्यूट करा के उस धनराशि को एक मुश्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ले सकते हैं। जबकि एनपीएस के अंतर्गत, जीपीएस के अंतर्गत या हाइब्रिड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में जो भी साथी आते हैं, यदि उनकी अकस्मात मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है तो उनकी जो स्पाउस है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का अवसर भी प्रदान किया जाता है मृतक आश्रित के रूप में। जबकि एनपीएस में, जीपीएस में या अपकमिंग हाइब्रिड पेंशन स्कीम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नजर नहीं आता।
एक मुख्य बिंदु ये है कि गारंटेड जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें ग्रेजुइटी का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, और ये एनपीएस में भी प्रावधान कर दिया गया है जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है और जो टोटल टैक्स फ्री होती है। लेकिन जीपीएस हो गया या अपकमिंग हाइब्रिड पेंशन स्कीम है, इसमें अभी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई जिक्र नहीं है। वैसे जब जो ये हाइब्रिड पेंशन स्कीम है इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हमें क्लियरली बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम कुछ निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि इसमें क्या प्रावधान है क्या नहीं है। लेकिन ये कुछ मुख्य बिंदु है। इसके अलावा जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो साथी रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन ले रहे हैं, यदि पेंशन लेने के दौरान भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन उनकी स्पाउस को दे दी जाती है। इसका कुछ परसेंट भाग कुछ सालों में कम भी हो जाता है, लेकिन एक फैमिली को बल मिलता है उससे। जबकि एनपीएस के अंतर्गत यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि रिटायरमेंट के पश्चात एनपीएस के दायरे में रहते हुए कोई साथी एन्युटी के तहत पेंशन ले रहा है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो वो उसकी स्पाउस को फिर वो पेंशन नहीं मिलती। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं जिसके कारण हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ओपीएस को दोबारा से पुनः एज इट इज़ लागू किया जाए जैसे कि वो पूर्व में चली आ रही है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।